मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, आप इसे शक्ति के नए केंद्र भी कह सकते हैं क्योंकि सिलेबस में इसका नाम बदलकर शक्ति के नए केंद्र रख दिया गया है। और इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने पूरी तरीके से पैटर्न बदल दिया है। एग्जाम पूछने के तरीके में परिवर्तन ला दिया गया है और एग्जाम के पैटर्न में भी बदलाव आया है। उसी पैटर्न को, उसी बदलाव को देखते हुए दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक वो सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में 80 नंबर ला सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के नए केंद्र या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में, और हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। वो टॉपिक की अगर हम बात करें तो संगठन में अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ की बात करेंगे, हम आसियान की बात करेंगे, सार्क और ब्रिक्स की बात करेंगे। देश के अगर हम वैकल्पिक केंद्रों की बात करें तो इसमें रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, यानी हम इस चैप्टर में इन तमाम टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर हमारी मेन फोकस रहेगा दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है यूरोपीय संघ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूरोपीय संघ, यानी इस वीडियो में हम यूरोपीय संघ पूरा कवर करने वाले हैं। और सिर्फ कवर भी नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे हमारे आज के सबसे पहले टॉपिक यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब है क्या, कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कहते किसे हैं। तो 1991 के बाद दोस्तों जब दुनिया जो है शीत युद्ध के दौर से समाप्त होती है, आप कह सकते हैं जैसे दुनिया जो है दो ध्रुवीय विश्व का समापन होता है, यानी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद पूरे विश्व पर एकमात्र वर्चस्व अमेरिका का रहता है। अब जब एकमात्र वर्चस्व अमेरिका का रहता है तो तमाम देश जो है धीरे धीरे करके अपने संगठन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अमेरिका के वर्चस्व से बचे रह सके या अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सके। और इसी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए या भविष्य में, यानी अगर हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की बात करें तो ये वो केंद्र है या वो संगठन या वो देश हैं जो आने वाले समय में सत्ता के प्रमुख केंद्र हो सकते हैं। इनके अंदर वो मादा है, वो दमखम है, वो काबिलियत है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से वैश्विक राजनीति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी चीज़ में जो सबसे पहले नाम आ रहा है वो है दोस्तों यूरोपियन यूनियन, जिसे हम यूरोपीय संगठन या यूरोपीय सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, जिसे EU के नाम से भी जाना जाता है। तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मार्शल योजना शुरू की। जी हाँ, 1945, जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे आप सभी को पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो दोस्तों, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया 1945 के बाद दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक गुट जो था दोस्तों वो USSR, दूसरा USA। जो USSR था वो साम्यवादी खेमे में था, यानी वो साम्यवादी खेमे का नेता था, और जो USA था वो पूंजीवादी। ठीक है, अब साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों खेमों में ये दौड़ थी, ये होड़ थी कि किस खेमे के पास ज़्यादा देश होंगे या कौन सा खेमा आगे निकलेगा। और इसी भाग दौड़ में और इसी आगे निकलने की होड़ में अमेरिका द्वारा 1945 के बाद जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, उन पश्चिमी यूरोपीय देशों में अधिकतर यूरोपीय देशों को उसने मार्शल योजना के तहत जो उनको काफ़ी मदद पहुंचाई। और जब उनको अमेरिका द्वारा मदद दी गई तो उन्हें एक संगठन के नाम पर भी विकसित किया गया और उन्हीं संगठन को बाद में मिलाकर जो है एक यूरोपीय संघ बनता है दोस्तों। ठीक है, तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए किस योजना को चलाया था? मार्शल योजना की शुरुआत की। और इसके तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। जी हाँ, अमेरिका का उद्देश्य था कि पश्चिमी यूरोप के देशों को मदद देकर अपने पाले में करना।
और मार्शल योजना के तहत अमेरिका द्वारा इसी नीति को अपनाया गया और इसी मार्शल योजना के माध्यम से 1948 में एक संगठन बनाया जाता है, जिस संगठन को हम कहते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मार्शल योजना है क्या, तो मार्शल योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद पहुंचाई थी और इसी आर्थिक मदद को ही हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। कारण इसका सीधा था दोस्तों, सिंपल सा कि अमेरिका जो था वो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों को पूंजीवादी खेमे की ओर अग्रसर करना चाहता था या अपनी ओर अग्रसर करना चाहता कि विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। और इसीलिए 1948 में जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना भी की गई। इसके बाद 1957 से लेकर 1992 के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण यूरोपीय समुदाय का रूप बदलता गया और अंत में 1992 की संधि के द्वारा इसने यूरोपीय संघ का स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यूरोपीय संघ EU या यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब होती है, तो उसकी स्थापना होती है 1992 में। जी हाँ, 1992 में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है दोस्तों कब? 1992 में, ठीक है। तो इस तरह से इसकी स्थापना 1992 में की गई, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो 1992 में इसकी स्थापना की गई, किसकी? यूरोपीय संघ की। और किस संधि के द्वारा दोस्तों? तो 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। स्थापना कब की गई? 1992 में। कई बार क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदल दिया जाता है, स्थापना कब की गई, अस्तित्व में कब आया। तो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1992 में, ठीक है। और यूरोपीय संघ अस्तित्व में कब आता है? 1 नवंबर 1993 में। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और किस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई? तो उस संधि के नाम है maastricht संधि। ध्यान रखना, maastricht संधि के द्वारा 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई और यह संधि 1 नवंबर 1994 को लागू की गई और इसी दिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया। तो इस तरह से जो है यूरोपीय संघ बना दोस्तों। शुरुआत में मार्शल योजना के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई ताकि यूरोप के सभी देश जो है एक साथ आकर अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उनका उद्देश्य उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में यूरोपीय संघ जो है अस्तित्व में आया है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन OEEC की। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की बात करें तो मार्शल योजना के तहत 1948 में इस संगठन की स्थापना हुई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। किसके माध्यम से? इसी के माध्यम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मार्शल योजना क्या है, तो मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों को मदद दी गई, जिसमें मैंने आपको पहले बताया। तो मार्शल योजना के तहत 1948 में इस संगठन की स्थापना हुई और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संगठन यानी इसका नाम क्या बदला गया? यूरोपीय परिषद। तो 1949 में यूरोप के 10 देशों ने मिलकर यूरोपीय परिषद गठन का इसका निर्माण किया और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की भावनाओं को जगाना और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता भाई कि यूरोपीय परिषद कब बना, किन देशों के सहयोग से बना था? तो यूरोपीय परिषद बना था 1949 में और कितने देशों को लेकर? 10 देशों को लेकर। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की भावनाओं को जगाना और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके बाद एक और समुदाय होता है दोस्तों, उसका नाम होता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसकी स्थापना 1957 में होती है। 1957 में किस संधि के द्वारा? रोम की संधि के द्वारा इस समुदाय का गठन हुआ था। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957, यूरोपीय परिषद 1949 और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948 किसके तहत? मार्शल योजना के तहत। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद कुछ चीजें और भी है जिसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एक सेकंड। संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यानी यूरोपीय संघ की जिसके लिए स्थापना की गई थी, स्थापना क्या थी? आर्थिक सहयोग संगठन की।
बाद में इसने अपना रूप बदला और एक राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया इसने। यह अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। अधिराष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है बहुत सारे देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाता है, उसे हम अधिराष्ट्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। और अधिराष्ट्रीय संगठन होने के नाते दोस्तों जो यूरोपीय संघ है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है उन देशों में जो देश यूरोपीय संघ के हिस्से हैं या उसके सदस्य हैं। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम यूरो है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपियन संघ की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है दोस्तों यूरो। जी हाँ यूरो, यानी ये देखो ये यूरोपीय संघ की मुद्रा का साइन है, यूरो है, ठीक है। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, तो यूरोपीय संघ का झंडा कुछ इस तरह से है और इस झंडे में दोस्तों 12 सितारे जो हैं किसके प्रतीक है, ये यूरोपीय लोगों की एकता, समग्रता के प्रतीक माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं वो 12 क्यों हैं? यूरोपीय संघ में तो काफ़ी देश है, 27-28 देश हैं, तो उतने सितारे होने चाहिए। तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यूरोपीय देशों के अंदर जो है 12 की जो संख्या है वो समग्रता, पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो इसी वजह से ही इस झंडे में क्या है 12 सितारे हैं, ठीक है। और 12 सितारे किस कलर के हैं? गोल्डन कलर के हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी अपनी साझी विदेश नीति है और सुरक्षा नीति, यानी जितने भी यूरोपीय समुदाय या यूरोपीय संघ के सदस्य हैं उनकी साझी एक विदेश नीति है और साझी एक सुरक्षा नीति भी है जिस पर वो अमल करते हैं। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और उसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था। तो 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो है अमेरिका से भी ज़्यादा था और यही बात अमेरिका को नागवार गुजरती है और कई बार इसी वजह से जो है अमेरिका जो यूरोपीय संघ को तोड़ने की कई बार कोशिश भी कर चुका है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में है। वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता और एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो यूरोपीय संघ में 12 सितारे हैं वो वहाँ के लोगों के एकता, समग्रता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और 12 ही क्यों? तो मैंने आपको बता दिया कि यूरोप में जो है 12 की संख्या को समग्र और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर टॉपिक बात करें तो इसकी मुद्रा यूरो क्या है? इसकी जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। तो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या बन गई? खतरा बन गई। कौन? यूरोपीय मुद्रा यूरो। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका एक जो सदस्य देश है वर्तमान में वो परमाणु शक्ति संपन्न भी है। और यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, यानी अगर कहें यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ में, तो वो वहाँ का क्या है? परमानेंट मेंबर है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। जी हाँ, पहले तो ब्रिटेन भी था लेकिन ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहा। तो वर्तमान में एक ही देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है यूरोपीय देशों में, यूरोपियन यूनियन के समूह में, वो है फ्रांस। और फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। फ्रांस को वीटो पावर है। फ्रांस जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश है जो अमेरिका को चुनौती दे सकता है, ठीक है, जो अमेरिका के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। सैनिक शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के 50 सबसे अधिक है। तो ये भी जो है यूरोपीय संघ को एक जो है आप कह सकते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभारने में मदद करते हैं, देखने में मदद करते हैं अमेरिका के बाद। इसके 19 सदस्य देश अपने अधिकारी मुद्रा के तौर पर यूरो का इस्तेमाल करते हैं। टोटल जो है दोस्तों 27 कंट्रियाँ भी हैं लेकिन 19 देश ही इसकी मुद्रा यूरो का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक कह सकते हैं इसकी एक नाकामी है, एक कमज़ोर कड़ी है जो हम आगे आप बताएंगे। तो इसका इस्तेमाल करते हैं जबकि 8 सदस्य देश इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के कितने देश यूरो को इस्तेमाल करते हैं आधिकारिक तौर पर, तो वह 19 देश, बाकी 8 देश इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अब जैसे हमने आपको कहा कि जो ब्रिटेन है अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, वो उससे एग्जिट हो चुका है और ब्रिटेन को एग्जिट होने का हम एक नाम से जानते हैं, उसको एक संज्ञा दी गई है जिसे कहा जाता है ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट क्या है दोस्तों, इसके जान लेते हैं। तो ब्रेक्जिट की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक बार ब्रेक्जिट के बारे में बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ब्रेक्जिट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रिटेन प्लस में एग्जिट से मिलकर बना है। ब्रेक्जिट जिसका अर्थ है ब्रिटेन का बाहर निकलना, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने या ना निकलने के मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जून 2016 में जनमत संग्रह हुआ था और इसमें बहुत कम मतों के अंतर से लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में निर्णय दिया था। यानी 2016 में ब्रिटेन में इस फैसले को लेकर कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ का हिस्सा होना चाहिए, उसका सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर एक जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में यह पाया गया कि ब्रिटेन के 49% जो लोग हैं वो ब्रेक्जिट में यानी यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं, बाकी जो है 51% लोग जो है वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं होना चाहते या वो कहते हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ब्रिटेन जो है वर्तमान में अब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है और जनमत संग्रह के माध्यम से इसका फैसला लिया गया। उनका मानना था कि ब्रिटेन का मानना था कि ब्रिटेन का अधिकतर जो फायदा वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रियों के पास चला जाता है, ब्रिटेन को घाटा होता है, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने इस फैसले को लिया और ब्रिटेन वर्तमान में यूरोपियन संघ से जो है अलग हो चुका है। ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश बन गया है। जी हाँ, पहला देश जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है वो है देश है ब्रिटेन। ध्यान रखना, पहला देश ब्रिटेन बन गया है यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला। 23 जनवरी 2020 को यहाँ पर देख सकते हैं, 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 19 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दे दी है। ध्यान रखना, तो 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद ने और 29 जनवरी 2020 को यूरोपीय संसद ने क्या किया है, ब्रेक्जिट के फैसले पर अपनी सहमति दे दी और ब्रिटेन जो है क्या हो गया है, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। और यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए वो कौन सी संधि है जिसके माध्यम से यूरोपीय संघ के देश यूरोप से अलग हो सकते हैं, उस संधि को कहा जाता है लिस्बन संधि। जी हाँ, लिस्बन संधि के माध्यम से ही ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 में कहा गया कि यूरोपीय संघ के मौजूदा जो सदस्यों का संघ छोड़ने का अधिकार देता है। यानी लिस्बन संधि का आर्टिकल 15 यह यूरोपियन संघ के सदस्यों का अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से यूरोपियन संघ का साथ छोड़ सकते हैं और उसकी सदस्यता से बहाल हो सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन है उसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो अगर उद्देश्य की बात करें तो यूरोपियन संघ का मुख्य उद्देश्य है समान विदेश एवं सुरक्षा नीति का होना। यानी जितने भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं उनकी अपनी एक समान विदेश नीति हो, अपनी एक समान सुरक्षा नीति हो। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि 1945 के बाद जो है दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी और दुनिया के तमाम देश को इन्हीं दोनों गुटों में शामिल होना था, तो क्योंकि उन्हें विकास करना था और विकास की इसी नीति ने पूरी दुनिया को दो खुमे में बांट दिया था। लेकिन कुछ देश थे जो अपना अलग से विकास करना चाहते थे, कुछ उन्होंने अपना समूह बनाया, उसमें से हमारा एक देश भारत भी है जिन्होंने नाम की स्थापना की, जिसे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। उसके हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो उद्देश्य क्या था, समान विदेश एवं सुरक्षा नीति का होना, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर आपसी सहयोग करना। यानी जितना भी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य हैं वो आपसी न्याय करेंगे, आपसी सहयोग आपसे उनका कोई भी मुद्दा होगा वो आंतरिक रूप से खुद ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। इनका एक समान मुद्रा, जैसे हमने कहा ब्रिटेन की अपनी एक समान मुद्रा जिसका नाम यूरो है। संघ के सभी देशों में वीजा मुक्त आवागमन का होना, यानी जितने भी सदस्य देश हैं वो एक दूसरे देश में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी अवरोध को आ जा सकते, बिना किसी वीजा के आ जा सकते। जैसे भारत नेपाल के लोग जो है आपस में क्या कर सकते, बिना वीजा के आ जा सकते हैं। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना,
यानी इनके बीच जो भी भौगोलिक सीमाएं हैं उनको हटाते हुए स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना, यह भी एक उद्देश्य है किसका? यूरोपियन यूनियन का। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, यूरोपियन यूनियन के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? यूरोपियन यूनियन का। इसकी समृद्ध माफ कीजिएगा, समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना और एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं किसके? यूरोपियन यूनियन के। अब इसकी कुछ चुनौतियों की बात कर लेते हैं किसके? यूरोपियन यूनियन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चुनौतियाँ सबसे पहले क्या है? चुनौतियाँ कह लीजिए, कमजोरियाँ कह लीजिए या खामियाँ कह लीजिए। तो क्या है? वर्तमान में स्पष्ट नहीं है कि सभी पुराने सदस्य एवं राज्य संघ में रहेंगे। यूरोपियन संघ में एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वर्तमान में ये पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में जो सदस्य अभी बचे हुए हैं क्या वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य रहेंगे, क्या वो संघ में बने रहेंगे या ब्रिटेन की तरह वो यूरोपियन यूनियन का दामन छोड़ देंगे। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या जो है यूरोपियन यूनियन में बनी हुई है। लिस्बन संधि के बाद से सदस्यों को यूरोपीय संघ से बाहर होने का अधिकार दे दिया गया है और वित्तीय संकट ने ग्रीस को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यह आशंका जताई जा रही है कि यह देश संघ से बाहर निकल जाए, यानी ब्रिटेन के बाद जो अगला देश है वो ग्रीस हो सकता है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने वाला, क्योंकि वो भी पूरी तरह से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ के सभी देशों की समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति है, लेकिन कई बार ये एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। उदाहरण के लिए जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ब्रिटेन हमले के पक्ष में था, जबकि जर्मनी और फ्रांस इसके विरोध में थे। तो मैंने कहा कि जैसे आप सभी बता, इसका उद्देश्य क्या था? एक समान सुरक्षा नीति, एक समान विदेश नीति। लेकिन कई बार ब्रिटेन के जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के जो समूह के देश हैं वो आपस में उलझे रहते हैं, उनके विचार आपस में ही नहीं मिल पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ब्रिटेन हमले के पक्ष में था, जबकि जर्मनी और फ्रांस ये उसके हमले के खिलाफ थे। तो इससे ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब एग्जाम्पल के लिए आप एक समूह में रहते थे, सभी समूह के लोगों को एक समान विचारधारा में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, जो कि यूरोपियन यूनियन को भी हो रही है। और इसी मुश्किल के समय संगठन को मजबूत बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर चुनौतीपूर्ण समय में, चुनौतीपूर्ण माहौल में ये संगठन अपने आप को एकजुट नहीं रख पाएंगे तो धीरे धीरे करके जो है लोग निकलते चले जाएंगे। जिसके एग्जाम्पल हमने इंग्लैंड को देख लिया, और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कभी ना कभी ग्रीस भी से बाहर हो जाए। यूरोप के कुछ हिस्से में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर नाराजगी है। यानी हमने कहा कि जो यूरोपीय संघ की एक समान मुद्रा यूरो है उसको 19 देश तो मान्यता देते हैं, जबकि उसके 8 जो देश हैं उसे स्वीकारने में क्या हिचकिचाते हैं, वो उसको मान्यता नहीं देते हैं, वो अपनी मुद्रा ही चलाते हैं। तो ये भी एक नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से का विरोध किया। तो साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया किसने? डेनमार्क और स्वीडन ने। इसी प्रकार से 2003 में यूरोपीय संघ की साझा संविधान बनाने की कोशिश भी नाकामयाब रहती है। 2003 में यूरोपियन संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की, जो कि नाकामयाब रही, असफल रही। तो कई प्रकार की समस्याएं, जब 15 से 20 लोगों का समूह होता है तो उस समूह को लेकर चलना बहुत कठिन होता है दोस्तों, है ना। तो ये समस्याएं यूरोपीय संघ के सामने भी हैं, क्योंकि इस प्रकार से सभी विचारों को, लोगों को एक साथ लेकर उस समूह में चल सके। ठीक है, तो इसका भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की जो यूरोपीय संघ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 मार्च 2002 को यूरो वजूद में आता है, यानी यूरोपीय मुद्रा जो ऑफिशियली तौर पर यूरोपीय संघ के देशों द्वारा कब प्रयोग में लाई जाती है? वो लाई जाती है 1 मार्च 2010 को। तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अपनी मुद्राओं की जगह एकल मुद्रा जो यूरो का चलन शुरू हुआ, तो ये कब होता है? ये होता है 2002 से, 1 मार्च 2002 से। हालांकि 1999 में ही 11 सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो वजूद में आ चुका था।
और ग्रीस, स्वीडन, डेनमार्क और ब्रिटेन इससे बाहर रहे। 1 जनवरी 2002 को 12 देशों ने यूरो के नोट और सिक्के चलाए और अगले कुछ वक्त में इन देशों की अपनी मुद्रा धीरे धीरे खत्म होने के रास्ते पर है। तो हालांकि जो यूरो है उसको आधिकारिक रूप से 1 मार्च 2002 से लागू किया गया, यूरोपियन देशों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन यूरोपीय मुद्रा जो यूरो है वो 1999 से ही प्रचलन में थी, लेकिन हर एक यूरोपीय देश इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो वर्तमान में 19 देश इसको मान्यता देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है और वहीं पर ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और पूछा जाएगा। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने प्रबल संभावना है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1992 में किस क्षेत्र संगठन का उद्भव हुआ था? तो वह है आपका यूरोपियन संघ यानी EU। मॉस्ट्रिच संधि का क्या अर्थ है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मॉस्ट्रिच संधि का क्या है, इसका माध्यम से किस संगठन को उदय हुआ था। यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जर्मन संग्रह कब हुआ? यूरोपीय संघ को क्या चीज एक प्रभावित क्षेत्रीय संगठन बनाती है? अगला है यूरोप में यूरो मुद्रा का चलन कब शुरू हुआ? यूरोपीय संघ की ऐसी विशेषता लिखी है जो इसके एक प्रभावी संगठन बनाती है ना, एक प्रभावी संगठन बनाती, वो कौन सी चीज है? यूरोपीय संघ के झंडे में दर्शाए गए सोने के रंग के 12 सितारों के घेरे का क्या महत्व है? अगला है कि यूरोपियन यूनियन आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सैनिक प्रभाव है, इस कथन की व्याख्या करें। तो इस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके बाद अगर बात करें कुछ और क्वेश्चन है, ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों को विश्लेषण कीजिए जो यूरोपीय संघ की आर्थिक संघ से राजनीतिक संघ बनने के लिए उत्तरदायी हैं। यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, किन्हीं 4 उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन को न्यायोचित सिद्ध करें। मार्शल योजना क्या थी? इसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया? और यूरोपीय संघ की स्थापना के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर में, 6 नंबर में, जहां से क्वेश्चन पूछे गए और जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आसियान। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।